अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, जिसे हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, यानी कि द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया। इस प्रकार की जो फोर्सेस हैं वो उन अणुओं में लगते हैं जो जिनमें से एक डायपोल हो और दूसरा नॉन पोलर हो, मतलब एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो। ठीक, तो होता क्या है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ध्रुवीय अणु होता है, वो नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय अणुओं में पोलैरिटी डेवलप कर देता है। तो हम जानते हैं कि जो द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया है वो कम ताप पर, नॉर्मली सामान्य ताप पर ध्रुवीय अणुओं के बीच आकर्षण बलों की व्याख्या तो करती है, परंतु हाई टेम्परेचर पर नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में हम द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया यानी कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं, और इस समय वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि क्या है ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। जब कोई पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास पहुंचता है तो उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल या यदि वो एटम है तो उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करता है। किस तरीके से पोलैरिटी इंड्यूस करेगा कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव पार्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज और इसका ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो नॉन पोलर में उसका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के केंद्र पर रहते हैं, संपाती होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। तो अब जब ये इसके पास आएगा तो इसको इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, यानी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे कहाँ की ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर, और इसके पॉजिटिव पार्ट को रिपेल करेगा। उसके बाद ये अपने को अलाइन करेंगे। किस तरीके से अलाइन करेंगे कि इसका पॉजिटिव पार्ट हमेशा इसके नेगेटिव चार्ज के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में रहे और नेगेटिव पॉजिटिव के पास में रहे। तो इस तरीके से ये जो डायपोल है इसके पॉजिटिव पार्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा, अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे ये वाला जो हमारा नॉन पोलर था वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, विरूपित हो गया, और इसके कारण उसमें एक इंड्यूस्ड डायपोल उत्पन्न हो गया। और इस इंड्यूस्ड डायपोल उत्पन्न होने के बाद इन्होंने क्या किया, इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करने लगा, और उस आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब जो परमानेंट डायपोल और ये इंड्यूस्ड डायपोल बना वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से ओरिएंट होते हैं कि उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम। आप इसका उदाहरण एक उत्कृष्ट गैस जैसे कि जो जीनॉन है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके का कंपाउंड बनाती है। तो यहाँ जीनॉन जो है वो नॉन पोलर है, जबकि हमारा H2O इसमें परमानेंट डायपोल होता है। तो जब H2O जीनॉन के पास जाता है तो जीनॉन को डिस्टॉर्ट कर देता है और इस तरीके से उसमें एक पोलैरिटी डेवलप कर देता है, जिसके कारण दोनों के बीच आकर्षण लगने लगता है, और इस आकर्षण को ही हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कह रहे हैं। और इस आकर्षण का जो परिमाण है वो किस पर डिपेंड करता है, दोनों अणुओं के बीच की दूरी के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो ये r दूरी पर लगने वाला यदि दो अणु जिनके बीच का डिस्टेंस r है और इसका यदि हम कहें द्विध्रुव आघूर्ण μ1 है, और इसमें जो पोलैरिटी डेवलप हुई वो पोलैरिटी कितनी डेवलप हुई, चूंकि ये सेकेंड मॉलिक्यूल है तो उसमें पोलैरिटी अल्फा 2 यदि हम मान लें ये डेवलप हुई, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस r है तो हमारा जो E की वैल्यू होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो μ1 स्क्वायर
और अल्फा 2 के तो प्रोपोर्शनल होगी, मगर r की पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जहां म्यू1 क्या है, ये फर्स्ट जो परमानेंट डायपोल था उसका द्विध्रुव आघूर्ण है। अल्फा क्या है, ये पोलराइजेबिलिटी है किसकी, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था जो उसमें डेवलप हुई है, वो पोलराइजेबिलिटी उसकी ध्रुवणता है। और आर क्या है, यहाँ पर दोनों अणुओं के बीच की दूरी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि एक कंपाउंड डायपोल वाला है, पोलार है, जिसमें डायपोल मोमेंट होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर है, तब भी इनके बीच एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और इस आकर्षण का जो परिमाण है वो उनके बीच की दूरी के 6वीं घात के यानी r⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।